मेरा नाम आराध्या है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं गांव की एक साधारण लड़की थी और मेरा जन्म भी गांव में ही हुआ था। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता था। हम सभी की बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी हमें भी शहर जाने का मौका मिले, लेकिन हमें लगता था कि शहर में तो केवल वही लोग रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो। हम लोग तो काफी गरीब थे। एक दिन मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। वह लड़का शहर में नौकरी करता था। इस खबर से मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे शहर के लोग बहुत पसंद थे। लड़के का नाम मैंने सुना था। वह शहर में काम करता था और कभी कभी गांव भी आया करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसके बड़े भाई थे और उसकी भाभी का कुछ महीने पहले ही निधन हुआ था। इसलिए उसके परिवार वाले चाहते थे कि बहू आकर घर की देखभाल करे। यह रिश्ता बहुत जल्द तय हो गया और 2 महीने के भीतर मेरी शादी हो गई। मेरे पिता को यह रिश्ता इसलिए भी पसंद आया क्योंकि ससुराल में जेठ के अलावा कोई और नहीं था, और मुझे भी यह पसंद आया क्योंकि लड़का शहर में नौकरी करता था। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं सोचती थी कि शादी के बाद शायद मुझे मेरे पति से कुछ सीखने को मिलेगा। जब मेरी शादी हो गई और मैंने अपने पति को देखा, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई हो। मेरे पति बहुत अच्छे और सुंदर थे। वैसे मैं भी कोई बुरी नहीं थी। लोग मुझे भी पसंद करते थे। लोग कहते थे कि तुम शहर की लड़कियों की तरह दिखती हो, और मैं भी अक्सर शहर की लड़कियों की तरह कपड़े पहन लिया करती थी, जिस पर मेरी माँ मुझे डांटती थीं। मुझे अपने पति और ससुराल बहुत पसंद आए। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे कहा कि मुझे उनके भाई का बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि वह शहर में रहते हैं और मैं ही उनके भाई का ध्यान रख सकती हूँ। भाभी के निधन के बाद से उनके भाई बीमार पड़ गए हैं और कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी शादी हो जाए ताकि घर की देखभाल हो सके। मैंने अपने पति की हर बात मान ली थी क्योंकि यह मेरा ससुराल था और मुझे घर के सारे काम करने थे। शादी के 2 हफ्ते बाद ही मेरे पति शहर चले गए थे। मैं घर के सारे काम और अपने जेठ की भी देखभाल करती थी। मेरे पति रोज मुझसे फोन पर बात करते थे। एक दिन जब मेरे पति गांव आए, तो उन्होंने कहा कि तुम घर के बहुत काम करती हो, थक जाती होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न गांव की किसी गरीब लड़की को काम के लिए रख लिया जाए ताकि तुम्हारी मदद हो सके। मैं इस बात से बहुत खुश हो गई थी और सहमत हो गई। मेरे पति ने एक कामवाली रख दी। उसका नाम अंजू था। अब हम 3 लोग घर में रहने लगे थे, मेरे जेठ और अंजू। मेरे पति फिर से शहर चले गए और पहले मुझे घर में अकेलापन महसूस होता था, लेकिन अंजू के आने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे पति को गए हुए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन पिछले 10 दिनों से मैंने देखा कि रात को सोने के बाद मेरे पैरों पर काले स्याही के निशान बन जाते थे। ये निशान बड़े अजीब थे और केवल नहाने के बाद ही मिटते थे। पहले मैंने सोचा कि शायद कहीं से लग गए होंगे, लेकिन फिर रोजाना यह निशान आने लगे, जिससे मुझे शक होने लगा। एक दिन मेरे पति ने कहा कि वह मुझे अपने पास बुलाने की सोच रहे हैं। मैं उनकी बात सुनकर उदास हो गई, क्योंकि मुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी सुविधाएं की थीं। लेकिन मैं इस बात से चिंतित थी कि अगर मैं शहर चली जाऊंगी, तो जेठ का ख्याल कौन रखेगा। मैंने यह सब बातें अपने पति को बताईं, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत समझदार हो, और उन्होंने मेरी तारीफ की। अंजू हमारे घर के सारे काम करती थी और रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाती थी। पहले मेरे जेठ ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते थे या फिर हॉल में टीवी देखते थे। वह बहुत अलग किस्म के इंसान थे। खाने से पहले 15 मिनट तक हाथ धोते रहते थे और कई बार कामवाली से बेड की चादर बदलवाते थे। उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, सिर्फ काम के लिए बुलाते थे। मैं दिन भर अंजू से घर के काम करवाती और उससे बातें भी करती रहती थी। 2 महीने इसी तरह बीत गए। मेरे पति का फोन अक्सर आता रहता था और मैं उनसे कहती थी कि आपके बिना मेरा घर में दिल नहीं लगता। वह मुझे समझाते थे कि वह जल्दी घर आ जाएंगे। जब कभी मैं अंजू से जेठ के कमरे की सफाई करवाने को कहती, तो वह मना कर देती थी और कहती कि भाभी, आप भी मेरे साथ साहब के कमरे में चलो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वह बार बार मुझसे अपने कमरे की झाड़ू लगवाते रहते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। अंजू ने एक दिन मुझे बताया कि जेठ साहब ने उससे कहा था कि तुम दुपट्टा उतारकर कमरे की सफाई कर सकती हो। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा और अंजू की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उससे कहा, तुम्हें बेटी समझकर अपना समझा होगा। वह हंसकर बोली, जाने भी दो भाभी,
हमने जिंदगी भर अलग अलग घरों में काम किया है। लोगों की नजरें हमें अच्छे से समझ में आती है। यह कहकर वह किचन में काम करने चली गई। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वह बहुत अजीब था। आखिर कौन था जो काली स्याही मेरे पैरों पर लगाता था? हर रात जब मैं सो जाती और सुबह उठकर देखती तो मेरे पैरों पर काले निशान होते। मुझे पता भी नहीं चलता था कि ये निशान कब और कैसे लग जाते थे। मैंने कई बार रात को देर तक जागने की कोशिश की, लेकिन घर के कामों से थकान की वजह से मैं पूरी रात जाग नहीं पाती थी। एक रात जब मैं देर तक मोबाइल पर फिल्म देख रही थी तो थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। एक दिन जब मैं अपने जेठ के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह काली स्याही में उंगली डुबाकर कागज पर अजीबोगरीब लकीरें खींच रहे थे। मैं शाम की चाय देने गई थी, लेकिन जो मैंने देखा वह मेरे लिए काफी था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह घबरा गए और गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ गई? तुम्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि किसी के कमरे में इजाजत लेकर जाना चाहिए? यह पहली बार था जब उन्होंने मुझसे इस तरह बात की थी। मैं हक्का-बक्का रह गई और चाय वहीं टेबल पर रखकर कमरे से बाहर आ गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे अपने पैरों पर लगी काली स्याही के निशान याद आने लगे। क्या यह निशान मेरे जेठ नहीं लगाते थे? नहीं, मैं यह सोच भी नहीं सकती थी। वह मेरे ससुर समान थे, उम्र में भी मेरे पति से काफी बड़े थे। लेकिन जो मैंने देखा उससे मैं सन्न रह गई। वही स्याही थी जो मेरे पैरों पर निशान बनाती थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे से किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरे जेठ नौकरानी के ठीक पीछे खड़े थे। वह ध्यान से चूल्हे पर दाल पका रही थी और वे इतने करीब थे कि सिर्फ 1 इंच का फासला था। मुझे यह बहुत अजीब लगा और नौकरानी को पता भी नहीं था कि वह उसके पीछे खड़े हैं। इसका मतलब यह था कि नौकरानी सही कह रही थी कि जेठ की नज़र अच्छी नहीं है। मैंने किचन में जाकर उनसे कहा, भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उन्हें आज तक किचन में कभी नहीं देखा था। मेरी आवाज़ सुनकर वह घबरा गए और अंजू भी खाना छोड़कर हमें देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, मैं इस नौकरानी को काम से निकालना चाहता हूँ। यह गंदगी से काम करती है। अभी अभी झाड़ू लगाकर आई है और बिना हाथ धोए ही खाना बना रही है। अंजू परेशान हो गई और बोली, साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने खाना बनाने से पहले हाथ धोए थे। इसके बाद भैया और अंजू के बीच बहस होने लगी। उन्होंने अंजू पर आरोप लगाया कि वह गंदे हाथों से खाना बना रही है और हमें बीमार करना चाहती है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। कहने लगे, यह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर मैंने इसे फिर से खाना बनाते देखा तो इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद वह गुस्से में किचन से बाहर चले गए। अंजू रोने लगी और कहने लगी, मैंने अपनी इज्जत नहीं बेची है। मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही हूँ। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराया, क्योंकि मैं घर में अकेले अपने जेठ के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं इस बात से परेशान थी कि मेरे पैरों पर काले निशान कहाँ से आते हैं और नौकरानी के होने के बावजूद यह सब कैसे हो रहा था। मैंने अंजू से कहा, तुम खाना बनाने का काम मत करो, मैं खुद बना लूंगी, लेकिन इस घर का काम मत छोड़ो। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे जेठ मेरे पति से फोन पर बहस कर रहे थे कि नौकरानी को घर से निकाल देना चाहिए। मैंने तय कर लिया कि अगर अंजू को घर से निकाला गया तो मैं भी इस घर में अकेले नहीं रहूंगी। मैंने यह भी सोचा कि अगर मेरे जेठ अंजू को घर से निकाल देंगे तो मैं अपने पति से कह दूंगी कि वह मुझे शहर ले जाएं या मैं मायके चली जाऊंगी। मेरे पति ने अपने बड़े भाई को कैसे समझाया पता नहीं, लेकिन अब वह अंजू के बारे में कोई बात नहीं करते थे। एक दिन जेठ ने मुझसे कहा, आज के बाद मुझे नौकरानी मेरे कमरे की तरफ नजर नहीं आनी चाहिए। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, ठीक है भैया, मैं आपके सारे काम खुद कर दूंगी। मुझे लगा कि वह अंजू से गुस्से में है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उनका असली इरादा क्या था। अगले दिन जब मैं उनके कमरे में सफाई करने गई तो मैंने देखा कि वह फिर से काली स्याही में उंगली डुबाकर कागज पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर वह घबरा गए और जल्दी से सारे कागज अलमारी में रख दिए। मैंने कहा, भैया, आप कमरे से बाहर चले जाइए, मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। वह बोले, ठीक है, कर दो। मैंने उनके बिस्तर की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं गए और बार बार मुझे देखते रहे।
उनकी निगाहें मुझ पर से हट ही नहीं रही थीं। उनके इस तरह से देखने की वजह से मैं सुकून से काम नहीं कर पा रही थी। घबराहट में मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और पसीना भी आ रहा था। मैं बार बार अपने चेहरे का पसीना दुपट्टे से पोंछ रही थी और फर्श की झाड़ू लगा रही थी। भैया कुर्सी पर बैठ गए थे, फिर कुछ देर बाद उठकर मेरे करीब आ गए और मेरे सामने खड़े हो गए। मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वह बोले, बहुत गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतारकर झाड़ू लगा लो। मैं वैसे भी बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने यह बात इतने धीमे स्वर में कही कि मुझे बहुत अजीब लगा। नौकरानी की बातें भी मेरे दिमाग में घूमने लगीं। मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे दुपट्टा पहनकर ही काम करने की आदत है। जैसे ही मैंने यह कहा, उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे का पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हट गई। वह घबरा गए और बाथरूम में नहाने चले गए। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मन में ख्याल आ रहा था कि आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगने लगा था कि भैया मुझ पर गलत नज़र रख रहे हैं। अब मुझे उनके चरित्र पर संदेह होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई खत्म की ताकि वह बाथरूम से वापस आने से पहले ही मैं कमरे से निकल जाऊं। सारा दिन मैं इसी सोच में परेशान रही। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई और वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी, मैंने उसे बुलाकर कहा, अंजू, जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। वह मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई और मेरी ओर देखने लगी। मैंने उससे कहा, तुम जो मेरे जेठ के बारे में कहती हो, वह अब मुझे सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे बताया कि रोज मेरे पैरों पर काले स्याही के निशान होते हैं। यह सुनकर वह हैरान हो गई और बोली, भाभी, मुझे तो आपके जेठ पर पहले से ही शक था। मुझे लगता है कि वह आप पर कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वह बोली, भाभी, मुझे लगता है कि आपके जेठ आप पर काला जादू कर रहे हैं। हमारे गांव में भी एक आदमी ने काले जादू से अपने छोटे भाई की पत्नी से शादी कर ली थी। नौकरानी की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि पहले साहब की नजरें हमेशा मुझ पर रहती थीं, लेकिन अब वे आपको घूर कर देखने लगे हैं। शायद इसी वजह से वह मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके ऊपर आसानी से नजर रख सकें। नौकरानी की बातों से मुझे यकीन हो गया कि भैया की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनके भाई की पत्नी हूँ। अब मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोने लगी थी और मेरे पैरों पर निशान भी नहीं होते थे। इस बात से मैंने समझ लिया कि मेरे पैरों पर स्याही के निशान भैया ही लगाते थे। अब जब से मैंने दरवाज़ा लॉक करना शुरू किया, भैया मुझ पर घूर घूर कर देखने लगे, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। कुछ दिनों बाद भैया मुझ पर चिल्लाने लगे और बोले, तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा भाई तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ छोड़कर गया है। मैंने अपने पति से कहा, जल्दी से मुझे यहाँ से बुला लो, लेकिन मेरे पति ने बताया कि भैया ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया है। यह सुनकर मैं रोने लगी और पति को धमकी दी, या तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ या फिर खुद गाँव आकर रहो। पति ने कहा, बस 6 महीने की बात है, फिर मैं आ जाऊंगा। मैं इस बात पर भी नहीं मानी, लेकिन पति ने अपनी मजबूरी बताई कि 6 महीने बाद उनका प्रमोशन होने वाला है और उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। मैंने सोचा, मैं क्या करूं? मेरे जेठ अब मेरे हर काम में दखल देने लगे थे। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तो घर में उनकी मौजूदगी भी मुझे बुरी लगने लगी थी। मैंने उनसे कहा, भैया, आपको मुझसे क्या काम है? मैं तो आपका कमरा साफ कर रही हूँ, आपके सभी काम करती हूँ और समय पर खाना भी देती हूँ। इसके अलावा मेरी और कौन सी जिम्मेदारी है? मेरे जेठ ने जवाब दिया, तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती हो, मुझे समय नहीं देती हो। अब उनके छोटे भाई की पत्नी होकर मैं उनसे क्या बातें करती और कैसे समय देती? यह मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करूं। आखिरकार मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही सोचना चाहिए था। उनका कोई दोस्त भी नहीं था जो उनसे मिलने आता या जिससे वह बाहर जाकर मिलते। गांव में भी उनकी कड़क मिजाजी के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले या तो डर जाते थे या घबरा जाते थे। मैंने साफ साफ कह दिया, आपको मेरी शिकायत मेरे पति से करनी है तो शौक से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। मैं घर की बहू होने के नाते जो कर सकती हूँ वह कर रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे नहीं रखें तो बेहतर होगा।
मेरी बात सुनकर वह गुस्से से भड़क उठे, लेकिन कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। नौकरानी भी वहीं खड़ी हुई हमारी बातें सुन रही थी। उसने कहा, भाभी, आपने उनके साथ बिल्कुल सही किया। भला आप साहब की पत्नी थोड़ी है जो घंटों बातें करती रहें। मुझे नौकरानी की बात बिल्कुल सही लगी। मेरा भला उनसे क्या रिश्ता था कि मैं उनसे बैठकर बातें करती। मैंने सोचा, अच्छा ही हुआ कि मेरे जेठ मुझसे नाराज हो गए। कम से कम अब वह मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन उसी रात जब हम सोने चले गए, कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया। सुबह जब मेरी आंख खुली और मैंने अपने पैरों को देखा, तो उनमें काले निशान बने हुए थे। नौकरानी अभी तक सोई हुई थी। जब मैंने उसे उठाकर बताया, तो उसने कहा, भाभी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। रात को भी मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ सोई हूँ और कहाँ नहीं। फिर उसने कहा, हाँ भाभी, मुझे याद आया। रात को मेरा सिर हल्का दर्द कर रहा था और साहब ने मुझे सिरदर्द की एक गोली दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन न जाने क्यों, गोली खाते ही मुझे बहुत तेज नींद आने लगी और मुझे अपना होश भी नहीं रहा। नौकरानी की यह बात सुनकर मैं रोने लगी। उसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। फिर मुझे क्यों कुछ याद नहीं आता? आखिर क्यों मेरे पैरों पर ये निशान होते हैं? अब मैंने सोच लिया कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मेरे जेठ की हरकतें अब बहुत हो चुकी थीं। अगली रात मैंने नौकरानी को नींद की गोली खिलाने का बहाना किया और उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया ताकि मेरे जेठ को लगे कि नौकरानी सोई हुई है। मैं खुद सोफे के पीछे छुप गई थी। रात के करीब 1:30 बजे मेरे जेठ कमरे के अंदर आए और बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। मैं चुपचाप देख रही थी। शायद वह बिस्तर पर मुझे सोता हुआ समझ रहे थे, लेकिन बिस्तर पर नौकरानी सोई हुई थी। जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंचे, मैंने तुरंत लाइट जला दी। मेरे जेठ पीछे हट गए और मुझे देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक से कमरे में 3 आदमी घुस आए, जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। उन्होंने हमारे हाथ बांधना शुरू कर दिए और मुंह पर रुमाल बांध दिया। हम दोनों ने अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वे लोग हमें कुर्सी पर बैठाकर हमारी अलमारी से जेवरात और पैसे निकालने लगे। नौकरानी भी उनके साथ खड़ी हुई थी। उसने ही यह पूरा खेल रचाया था। उसने बताया कि वह जानबूझकर मेरे दिल में मेरे जेठ के खिलाफ शक डाल रही थी। वह मेरे पैरों पर काली स्याही के निशान लगाती थी, ताकि मुझे लगे कि मेरे जेठ मुझ पर जादू टोना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वह मेरे जेठ को भी मेरे खिलाफ भड़काती थी। लेकिन जब मैंने उसे अपने प्लान के बारे में बताया, तो उसने 3 मर्दों को बुला लिया। वे मर्द उसके गैंग के ही थे। उस रात उसने नींद की दवाई नहीं खाई थी, बल्कि मुझे और मेरे जेठ को एक कमरे में फंसाने की साजिश कर रही थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। मेरे पति, जो हमें सरप्राइज देना चाहते थे, उसी रात घर वापस आ गए। उन्होंने घर का मेन गेट खुला देखा तो उन्हें शक हुआ। जब वह अंदर आए, तो उन्होंने मर्दों की आवाजें सुनी और तुरंत समझ गए कि घर में कोई घुस आया है। उन्होंने चुपचाप पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पर आ गई और हमारी जान बच गई। पुलिस ने नौकरानी और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यह एक गैंग है जो गांव में लोगों को बेवकूफ बनाकर चोरी करता है। उस घटना के बाद मैंने अपने पति से कहा कि अब हम किसी भी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। घर के सारे काम अब मैं खुद ही करूंगी। मेरे पति ने भी शहर की नौकरी छोड़ दी है और अब वे गांव में ही काम करते हैं। अगर मेरे पति कभी घर में नौकरानी रखने की बात भी करते हैं, तो मैं साफ साफ मना कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम फिर से वही गलती करें जो पहले कर चुके हैं। कई बार हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वे हमें ही धोखा दे जाते हैं। मैंने भी अपनी नौकरानी की बातों में आकर अपने जेठ पर शक करना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि नौकरानी ने इस बात का फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बनाया। हमें कभी भी किसी इंसान पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तब तक जब तक उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी न हो। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। उस घटना के बाद मैंने अपने जेठ से माफी मांग ली थी कि मैंने नौकरानी के बहकावे में आकर उन पर शक किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें कभी भी गलत नजरों से नहीं देख सकता। मैं सिर्फ उस नौकरानी की वजह से तुम पर निगाह रखने लगा था।
अब मेरे पति ने गांव में ही अपना कारोबार शुरू कर लिया है और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि मेरे जेठ भी उनके साथ काम करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।